तो बच्चों हमने बात किया था अभी कि आप लोग रेजिन्स के साथ और एप्रिकोट के साथ भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन वाला। अब आगे हम लोग चलते हैं एक्टिविटी नंबर 5.4। क्या कह रहा है बच्चों कि पुट ड्राइड रेजिन और एप्रिकोट्स इन प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए किशमिश को या फिर खुबानी को हम लोग डाल देंगे किसमें, फ्रेश वाटर में, प्लेन वाटर में। देन प्लेस देम इनटू ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट। फिर कुछ समय के लिए उसको कुछ देर के लिए पहले मतलब कि प्लेन वाटर में डालेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे क्या हुआ। फिर उसी एप्रिकोट को हम लोग कहाँ डालेंगे, एक सॉल्ट या शुगर के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल देंगे। यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग। आप दो चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, क्या क्या बच्चों, कि ईच गेन्स वाटर एंड स्वेल्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। जब इनको वाटर में प्लेस किया गया है तो ये बच्चों वाटर को गेन करेंगे और ये स्वेल कर जाएंगे। मतलब बच्चों कि वाटर को गेन जब इन्होंने किया तो सॉल्यूशन जब शुरुआत में रखा गया था प्लेन वाटर का सॉल्यूशन, वो कैसा सॉल्यूशन हुआ उस एप्रिकोट या रेजिन के कंपैरिजन में, हाइपोटोनिक हुआ। दूसरा केस, हाउ एवर व्हेन प्लेस्ड इन द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इट लूजेज वाटर एंड कॉन्सिक्वेंटली श्रिंक्स। और लास्ट में क्या होगा बच्चों, दूसरे केस में क्या होगा, जब उसी को जब शुगर और सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो सॉल्यूशन में ये जो एप्रिकोट होगा या रेजिन होगा वो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो बच्चों उस रेजिन के कॉन्सेंट्रेशन, रेजिन के अंदर या एप्रिकोट के अंदर जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है उसके कंपैरिजन में जो दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है शुगर का या सॉल्ट का, वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन उसमें कम है और इसीलिए जो वाटर हुआ बच्चों वो एप्रिकोट या रेजिन से बाहर की तरफ निकला और इसीलिए रेजिन या एप्रिकोट श्रिंक कर गया। क्लियर हो रही है बात ना। अब आगे चलते हैं। मैंने बच्चों अभी तक आप लोगों को, चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन समझ लीजिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल होता है बच्चों, आपने जो देखा होगा कि पानी चढ़ाया जाता है आपको, अगर डिहाइड्रेशन बॉडी में हो जाए तो पानी चढ़ाई जाती है बच्चों। वो पानी सिंपल पानी नहीं होता, सिंपल वाटर, प्लेन वाटर नहीं होता, वो होता है एनएस की बोतल कही जाती है उसको, नॉर्मल सेलाइन। मीन्स दैट कि उसमें 0.9% उसमें NaCl मिलाया गया होता है, सोडियम क्लोराइड, नमक। और बच्चों 0.9% सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है वो हमारे ब्लड के साथ, देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, 0.9% जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है वो हमारे ब्लड के साथ आइसोटोनिक होता है। मतलब कि हमारे ब्लड में अगर उसको चढ़ा दिया जाए, अगर हमारी बॉडी में उसको चढ़ा दिया जाए तो ना हमारे सेल श्रिंक करेंगे और ना ही हमारे सेल स्वेल करेंगे। लेकिन मान लिया जाए बच्चों कि ये इस 0.9% ये जो हम लोग मिला रहे हैं, मतलब कि 100 ग्राम में 9 ग्राम, 9/9, अगर हम लोग 100 ग्राम का सॉल्यूशन बना रहे हैं शुगर, सॉल्ट और वाटर का, तो उसमें 9 ग्राम क्या होगा बच्चों, 9 ग्राम उसमें होगा ये सॉल्ट होगा। तो बच्चों ज़रा ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि 0.9% NaCl हमारे ब्लड के साथ आइसोटोनिक होता है और इसीलिए अगर हम लोग फ्रेश वाटर को या प्योर वाटर को अपनी सेल में हम लोग अगर अपनी बॉडी में अगर इंजेक्ट कर देंगे तो बच्चों क्या होगा, हमारे जो सेल हैं, हमारे सेल के कंपैरिजन में वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। बाहर की तरफ जो मीडियम होगा, जो वाटर हम लोग डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, वो हमारे सेल में डायरेक्ट जा रहा है, हमारे ब्लड में डायरेक्ट जा रहा है। ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनके कंपैरिजन में ये जो सॉल्यूशन होगा वो हाइपोटोनिक होगा। और जब हम लोग सीधा ये जो वाटर हम लोग चढ़ा देंगे बॉडी में तो उस केस में हमारे जो सेल होंगे वो स्वेल कर जाएंगे और स्वेल करके फट भी सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों, इसीलिए हम लोग जब भी अपनी बॉडी में हमें पानी चढ़ाना होता है, डिहाइड्रेशन अगर हो जाती है तो 0.9% NaCl ही चढ़ाते हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अगर उससे ज़्यादा हम लोग 0.9% से कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, 1% कर दिया, 2% कर दिया,
तो सोचो क्या होगा, सेल जो हमारी होंगी बॉडी में वो श्रिंक कर जाएंगी। और अगर हमने फ्रेश वाटर चढ़ा दिया बॉडी में तो क्या होगा, सेल जो हमारी होंगी वो स्वेल कर जाएंगी और फट जाएंगी। तो बच्चों इस केस में हमारी बॉडी फिर स्टेबल नहीं रह पाएगी, हम मर जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 0.9% NaCl ही आइसोटोनिक होता है ब्लड के साथ, और इसीलिए उसी को हमारी बॉडी में चढ़ाया जाता है। तो ये बच्चों एग्जांपल है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। 0.9% NaCl इज आइसोटोनिक विथ ब्लड या ब्लड सेल्स। आगे चलते हैं बच्चों। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। बच्चों बहुत से फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर, और बहुत से प्लांट सेल्स होते हैं जो कि ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर को गेन करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। बच्चों प्लांट अपने रूट्स के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये भी एग्जाम्पल बच्चों ऑस्मोसिस का ही होता है। Thus diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell। तो इसीलिए बच्चों डिफ्यूज़न जो होता है वो गैसेस के एक्सचेंज के लिए या वाटर के एक्सचेंज के लिए ये बेहद ही ज़रूरी होता है। इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। इसके अलावा भी सेल न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है एनवायरनमेंट से। Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy। बच्चों क्या होता है कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स हमारे सेल के अंदर आते हैं, हमारे सेल के बाहर जाते हैं, जिनको कि बाहर की तरफ ले जाने के लिए या अंदर की तरफ लाने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। मतलब न्यूट्रिएंट्स को बाहर से अंदर लाने के लिए सेल के, या फिर सेल के अंदर से किसी भी वेस्ट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, उसको सेल के बाहर ले जाने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, और ये लिपिड मतलब होता है फैट्स, तो ये फैट्स का और प्रोटीन्स का बना होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है बच्चों, प्रोटीन्स का एंड फैट्स का, और इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होता है। However, we can observe the structure of plasma membrane only through an electron microscope। हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में जान पाते हैं, ऐसे हम लोग पता नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये पैरा है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब बच्चों ये जो सेल की फ्लेक्सिबिलिटी है वो किस चीज़ में हेल्प करती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड को इनगल्फ करने में, या फिर दूसरे मटेरियल्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर लाने में ये जो फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो हेल्प करता है। सच प्रोसेस आर नोन एज इंडोसाइटोसिस। मतलब सेल के अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से किसी भी मटेरियल को अंदर की तरफ लाना कहलाता है इंडोसाइटोसिस। मीन्स दैट कि वाटर एंड गैसेस के अलावा न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर लाना कहलाता है इंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। अमीबा जो होता है बच्चों वो इसी प्रोसेस द्वारा फूड अपनी बॉडी में लाता है। तो देखिए बच्चों इसी चीज़ का एक नाम हो जाता है, जो अमीबा अपना पूरा न्यूट्रिशन करता है ना बच्चों, उसका नाम एक हो जाता है इसी, मतलब कि देखिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड लाना हो गया इंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किसी भी मटेरियल को ले जाना कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। क्या होता है बच्चों, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, इंडोसाइटोसिस क्या हुआ बच्चों, सेल के बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड को या फूड मटेरियल्स को सेल के अंदर लाना इंडोसाइटोसिस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सेल के अंदर से किसी भी मटेरियल को बाहर ले जाना एक्सोसाइटोसिस। और जो वो प्रोसेस जिसके द्वारा अमीबा अपना फूड ऑब्टेन करता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या बच्चों, फेगोसाइटोसिस। तो अमीबा अपना फूड जो ऑब्टेन करता है या वेस्ट मटेरियल्स को बाहर करता है उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब कि अंदर के मटेरियल्स को बाहर भेजना, और इंडोसाइटोसिस मतलब बाहर के मटेरियल्स या फूड को
अंदर की तरफ लाना। अब आगे चलते हैं बच्चों, ये एक्टिविटी है 5.5। कहा जा रहा है कि फाइंड आउट अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ्रॉम रिसोर्सेज इन द स्कूल लाइब्रेरी और थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट से या स्कूल लाइब्रेरी से, जहाँ से भी आप लोग पता करना चाहें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में और भी जानकारियाँ इकट्ठा करिए। तो बच्चों ये तो टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ख़त्म हो चुका है। इसमें ये 2 क्वेश्चंस हैं कि हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों के होमवर्क हैं, जिसको कि आप लोग बहुत ही ध्यान से करिएगा। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से पॉइंट हमने इसमें देखे हैं, तो सारे पॉइंट्स आपके कॉपी में नोट्स बनाते रहिए, उसमें मेंशन होने चाहिए। चलिए, थैंक यू।